नमस्ते साथियों। तो न्यू नॉलेज बेस चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे 1935 का भारत शासन अधिनियम, हमने पूरी अच्छी तरीके से उसका पढ़ लिया और सारे अधिनियम का रिवीजन भी कर लिया। देन हम पढ़ते हैं 1937 का प्रांतीय चुनाव। तो क्या था 1937 का प्रांतीय चुनाव, ये हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, 1937 का प्रांतीय चुनाव। तो मैं आप पिछला कुछ रिवीजन कर देती हूँ और पिछला जो पढ़ा था उससे आपको कनेक्ट कर देती हूँ ताकि हमें आगे पढ़ने में आसानी हो। तो पिछले हमने क्या पढ़ा था, जैसे कि 1919 का अधिनियम आया, ठीक है। 1919 का अधिनियम की जांच के लिए कहा गया कि इसके 10 साल बाद साइमन आयोग आएगा या साइमन कमीशन आएगा जो इसकी जांच करेगा। साइमन कमीशन आया, लेकिन इसका जो है भारतीय लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध किया। अब साइमन कमीशन का क्यों विरोध किया, क्योंकि इसमें सभी लोग जो है वो अंग्रेज थे, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, तो भारतीय लोगों के हित की बात नहीं होने वाली थी। तो साइमन कमीशन का जब विरोध किया गया था ना, तो उस समय यहाँ पे लिख देती हूँ एक क्रम में, है ना, कि 1919 में के बाद इनकी जांच के लिए साइमन आयोग आया और साइमन कमीशन का बहुत ज्यादा विरोध किया गया था। तब भारत के वायसराय थे लॉर्ड ब्रेकनहार्ड। तो लॉर्ड ब्रेकनहार्ड ने नेहरू जी को और मतलब भारतीयों को कहा कि आप अपनी खुद की रिपोर्ट दीजिए कि आप क्या चाहते हैं 1919 में सुधार। तो यहाँ क्या होता है कि नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में, नेहरू रिपोर्ट आई। देन 14 सूत्रीय जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे भी आई। तो दोनों आने से फिर ये असफल कर दी गई, ब्रेकनहार्ड ने इसे नहीं माना। तो इसके बाद हमने देखा कि जून 1930 की जो साइमन कमीशन या साइमन आयोग की जो रिपोर्ट थी वो आई थी 1930 में, और इसी पर जो है वो बहस के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उस पर बहस के लिए। तो गोलमेज सम्मेलन चला था 1930, 31 और 32, ये 3 साल चला था। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये देख लिया गया कि भारतीय लोग आपस में ये सहमत नहीं है, तो इस कारण ये जो है असफल हुआ, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन के बाद है ना, अंग्रेजों ने एक श्वेत पत्र जारी किया। इस श्वेत पत्र में है ना, ये 1933 में श्वेत पत्र आया, ठीक है। 1933 में श्वेत पत्र जो है वहां की प्रवर समिति ने रखा था, ठीक है। ब्रिटेन की प्रवर समिति के सिफारिश पर श्वेत पत्र आया था, और इसकी जो जांच के लिए यानी कि श्वेत पत्र की जांच के लिए जो है वो लॉर्ड लिथगो, ठीक है। तो ये उस समय का वायसराय था। तो इसके देखरेख में एक समिति इसी के नाम पर बनी थी। समिति का नाम था लॉर्ड लिथगो समिति। इस समिति ने फाइनली 1935 में अपनी रिपोर्ट दी। तो 1935 में जो अपनी रिपोर्ट दी ना, तो उसी को 1935 का अधिनियम आया। तो यहाँ तक मैं लाने के बाद ये कहना चाहूंगी कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि किस प्रकार साइमन आयोग गठित हुआ। उसके विरोध में ये 2 थी, असफल हो गई। साइमन कमीशन ने जून 1930 में अपनी रिपोर्ट भेजी। इसके बहस पर गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, कोई निष्कर्ष नहीं निकला, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी थोड़ा अहित हुआ था। उसके बाद श्वेत पत्र जारी हुआ, और श्वेत पत्र में जो है ये सभी जो है कुछ चीजें रख ली गई। इसके बाद लॉर्ड लिथगो समिति ने 1935 में अपनी रिपोर्ट दी, और 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, ये हमने देखा। अब क्या होता है कि 1935 में है ना 2 चीजें होती है। 1935 में एक तो केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना कर देते हैं। अब केंद्र, इसी में एक कहा गया 1935 में कि एक संघ बनाया जाएगा। आपको मैंने बताया था कि अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान किसमें रखा था, 1935 के भारत शासन अधिनियम में। अखिल भारतीय संघ किन किन से मिलकर बनेगा, तो एक तो ब्रिटिश प्रांत, उस समय 11 प्रांत थे, उसको और देशी रियासतों से मिलकर बनेगा। लेकिन कहा गया कि ब्रिटिश प्रांत को तो मिलना अनिवार्य है, जबकि देशी रियासतों को मिलना ऐच्छिक है। तो देशी रियासतों ने कोई क्यों अधीनता स्वीकार करेगा, तो देशी रियासतों ने मिलने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो ये संघ है इसका निर्माण नहीं हो सका। तो आज की क्लास हमारी यहीं से शुरू होती है कि संघ का निर्माण नहीं हो सका। अब जब संघ का केंद्र में निर्माण नहीं हो सका, तो संघ में कहा
गया, आगे कहा गया था 1935 के अधिनियम में कि अगर 1935 के अधिनियम में संघ का निर्माण हो जाता है, यानी कि देशी रियासतें और ब्रिटिश प्रांत आपस में मिल जाते हैं, तो वो संघ में जो है 2 सदन होंगे, एक तो राज्य परिषद और एक विधानसभा। तो ऐसा रखा गया है। तो यहाँ पर विधानसभा न होकर संघीय सभा कर देते हैं, क्योंकि केंद्र में है ना, तो संघीय सभा और परिषद, इन 2 का गठन किया जाएगा। कब? जब संघ बनेगा। लेकिन संघ का निर्माण ही नहीं हुआ तो इन दोनों की बात होनी नहीं थी। जब ये दोनों ही नहीं थे तो केंद्र में प्रांतीय चुनाव तो हो नहीं सकते थे। अब क्या दिया गया, इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई। प्रांतों को स्वायत्तता यानी छूट दे दी गई। वहां पर उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी गई थी। उत्तरदायी शासन का मतलब होता है कि अब प्रांत जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। गवर्नर का हस्तक्षेप जो है वो बहुत ही कम होगा। प्रांत अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र है। तो यही बात तो प्रांतों को चाहिए थी। तो इसी कारण जो है 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में प्रांतीय चुनाव होते हैं। यहाँ तक मैंने आपकी भूमिका तैयार की कि किस प्रकार 1937 का प्रांतीय चुनाव हुआ, और प्रांतीय चुनाव ने जो है वो एक तरह से कांग्रेस की और मुस्लिम लीग दोनों की ही आंखें खोल दी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका क्या महत्व है। तो प्रांतीय चुनाव जो है वो एक तरह से भूमिका तय करते हैं आगे द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के लिए, कि किस प्रकार से 2 राष्ट्र बने थे, इसकी भूमिका कौन तैयार करते हैं। प्रांतीय चुनाव 1937 का प्रांतीय चुनाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों हम इसे केंद्रीय चुनाव नहीं कहते? क्योंकि केंद्र में जो है संघ का निर्माण नहीं हुआ था। देशी रियासतों ने मिलना अस्वीकार कर दिया, उनकी सहमति नहीं थी, परिणाम स्वरूप संघ का निर्माण नहीं हो सका। तो फिर 1937 का प्रांतीय चुनाव कैसे होता है वो हम देखते हैं। 1937 का तो इसमें क्या होता है कि जब प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई ना, यानी कि प्रांत उस समय कितने थे पहले ये बताओ, तो प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई यानी छूट दे दी गई। तो उस समय है ना 11 प्रांत थे। उस समय कितने प्रांत थे? 11 प्रांत थे। जब इनको छूट दे दी गई तो मैंने पहले 1935 के अधिनियम में आपको बताए हैं कि प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की शुरुआत की गई। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का अर्थ है कि जहां 2 सदन हो, यानी कि प्रांत में 2 सदन थे, एक राज्य परिषद और एक विधानसभा। एक तो थी राज्य परिषद और एक थी विधानसभा। राज्य परिषद और एक थी विधानसभा। तो ये जो 2 थी ना वो थी प्रांतों में। तो 11 प्रांतों में से 2 सदनात्मक जो व्यवस्थापिका थी यानी विधानमंडल, जहां 2 सदन थे ना, 11 में से देखना ये 11 प्रांत हैं, 11 में से 6 प्रांतों में जो है वो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की शुरुआत होती है, यानी कि इन 6 प्रांतों में राज्य परिषद भी होती है और विधानसभा भी होती है, ठीक है। और अगले 5 प्रांतों में जो है वो सिर्फ और सिर्फ विधानसभा का ही गठन किया जाता है प्रांतों में। तो इन 11 प्रांतों में चुनाव कैसे हुआ वो भी हम देखेंगे। तो आज हमारा 1937 का क्या है? प्रांतीय चुनाव। और प्रांत कितने हैं? 11। तो इन 11 प्रांतों में हमें चुनाव करवाना है। उससे पहले देख लें कि प्रांतों को स्वायत्तता मिली, यानी कि उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। प्रांतों में जो है द्विसदनीय व्यवस्थापिका की शुरुआत होती है। द्विसदनीय व्यवस्थापिका का अर्थ होता है जहां 2 सदन हो। राज्य परिषद आज के हम देख सकते हैं कि आज का राज्यसभा, ये हम राज्य परिषद कह सकते हैं, और विधानसभा यानी कि लोकसभा। तो यहाँ पर भी निर्वाचित और मनोनीत दोनों व्यक्ति होते हैं, यहाँ पर भी निर्वाचित और मनोनीत दोनों व्यक्ति होते हैं। तो इन 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में क्या थी? राज्य परिषद और विधानसभा दोनों ही। 6 जो है ना जिनमें ये थी राज्य परिषद और विधानसभा 6 प्रांतों में थी। वो 6 प्रांत कौन कौन से हैं? एक तो आता है बंबई, बंगाल, बिहार, मद्रास, बंबई, बंगाल, बिहार, मद्रास, संयुक्त प्रांत और असम, ठीक है। संयुक्त प्रांत और असम। देखो बंबई, बंगाल, बिहार, मद्रास, संयुक्त प्रांत और असम, इन 6 में जो है ना वो राज्य परिषद के साथ साथ विधानसभा दोनों ही थी।
और 5 में केवल राज्य परिषद ही थी। राज्य परिषद किन किन में थी? 5 में, जैसे कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ठीक है। इसके बाद आता है पंजाब, उड़ीसा और सिंध। पंजाब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ठीक है, पंजाब, उड़ीसा और सिंध। और संयुक्त प्रांत इधर आ गए ना, तो इधर आ जाएगा मध्य प्रांत, मध्य प्रांत, ठीक है। तो बम्बई, बंगाल, बिहार, मद्रास और संयुक्त प्रांत और असम, ये इस 6 में जो है वो राज्य परिषद के साथ साथ विधानसभा भी थी, जबकि केवल विधानसभा यानी कि एक सदनात्मक थी उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब, उड़ीसा, सिंध और मध्य प्रांत। तो इनमें ये थी। तो चुनाव कैसे होता है वो हम देखते हैं। देखिए, पहले हम कांग्रेस की बात करेंगे कि कांग्रेस देखो ये 11 प्रांत है ना, 11 प्रांत यानी कि आज के स्टेट मान लो, ठीक है, ये 11 प्रांत थे। अब इनमें होता क्या है कि कुल सीटें कितनी थी भाई? कुल सीटें थी 1585। इतनी सीटों पर जो है ये चुनाव होने वाले थे, यानी कि 11 प्रांतों में 1585 सीटों पर चुनाव होने वाले थे। इन 11 में से अकेले कांग्रेस ने 8 प्रांतों पर बहुत बहुमत से विजय रही। 8 प्रांतों में कांग्रेस जो है वो बहुमत से विजय रही और कुल जो है इन 1585 सीटों में से अकेले 711 सीट जो है वो कांग्रेस को मिली, ठीक है। अब इन 8 सीटों में भी है ना, अगर हम 2 भागों में डिवाइड करें तो 5 में तो इन्हें बहुत स्पष्ट बहुमत मिला था, यानी कि कांग्रेस का इन 5 सीटों पर बहुत ज्यादा स्पष्ट बहुमत मिला था, इनकी अपनी सरकार गठित हो गई थी। और इसके बाद 3 में है ना गठबंधन करके सरकार बनानी पड़ी। तो ये 5 कौन कौन से थे जिनमें जो है वो कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था? इन 5 की अगर हम बात करें तो कांग्रेस कहाँ कहाँ जीती थी? इसके अलावा ना एक ये ध्यान रखना, 11 में से अब 8 में अगर कांग्रेस जीती है तो इसका मतलब है कि 3 में इनकी जो सरकारें नहीं बनी। पहले वो 3 याद कर लो जिसमें इनकी सरकारें नहीं बनी, तो बाकी बची जो किसकी रह जाएगी? कांग्रेस की। देखो 11 है ना इसमें, तो इसमें 3 में से नहीं बनी। 3 कहाँ कहाँ जो है कांग्रेस की सरकार नहीं बनी? एक तो थी सिंध, पंजाब और बंगाल। इन तीनों सीटों का ध्यान रखना। बंगाल जो हम कहते हैं ना कि कांग्रेस का गढ़ था, यानी कि कांग्रेस के सबसे बड़े जो लीडर थे वो सब बंगाल से ही निकले हुए थे। बंगाल में उनके सबसे ज्यादा अधिवेशन हुए थे और सबसे अचंभे या आश्चर्य की बात यह है कि कांग्रेस ही जो है वो बंगाल में स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं ला पाई, ठीक है। स्पष्ट क्या, इसमें जीते ही नहीं, भारी तरीके से हार हुई थी, बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी कांग्रेस की बंगाल में, पंजाब में, सिंध में, क्योंकि बंगाल तो उनका गढ़ था, गढ़ में ही नहीं जीते, ठीक है। बाकी तो 11 में से 8 प्रांत जीतकर उन्होंने भारी बहुमत उन्होंने हासिल किया था। तो कहाँ वो 5 प्रांत थे? पहला था बिहार, उड़ीसा, मद्रास, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत। जो ये मध्य प्रांत था ना वो आज का मध्य प्रदेश हम कह सकते हैं, और संयुक्त प्रांत को हम यूपी व उत्तराखंड का क्षेत्र ले सकते हैं, तो उत्तराखंड। ये जो है उस समय के मतलब 5 में स्पष्ट बहुमत से ये जीती थी। अब कौन से वो 3 सीटें थी जिन पे इनको गठबंधन से सरकार बनानी पड़ी? तो वो 3 सीटें थी जैसे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को नॉर्थ वेस्ट उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत है ये, ईस्टर्न नहीं है। चलो, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांतीय वो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है ना, उनका लाल कुर्ती दल चला था उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से, तो वही है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। एक तो ये था, एक था असम उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और बंबई। इन तीनों सीटों में से जो है ना इनको गठबंधन करके सरकार बनानी पड़ी।
अब एक बात बताऊं, बम्बई में तो 174 से 75 सीटों में अकेले जो है 86 सीटें, यानी कि 174 सीटों में से 86 सीटें जो है कांग्रेस ने प्राप्त की थी। यानी कुल मिला के यहाँ जो है कांग्रेस भारी मतों से विजय हुई थी। और मुस्लिम लीग को ये दिख गया था कि भविष्य में उसके लिए मतलब कांग्रेस के नीचे ही रहकर उसे काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि कुल 11 जो है ना प्रांत थे, उनमें से 8 प्रांतों में अकेले कांग्रेस ने सरकार बना ली और बचे 3 प्रांत जिनमें भी मुस्लिम लीग जो है स्पष्ट रूप से बहुमत में नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि अब जो मुस्लिम लीग ये कहती थी कि हम पूरे भारत के मुस्लिमों की जनता का है ना प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी संपूर्ण भारत के मुस्लिम जनता का प्रतिनिधित्व कहने वाली ये जो मुस्लिम लीग है वो स्वयं ही प्रांतीय चुनाव में, यानी कि प्रांतों में, महज प्रांतों में होता है, केंद्र में तो नहीं हुआ था, तो प्रांतों में भी ये जो है वो स्पष्ट बहुमत में नहीं आई थी। ठीक है, कहीं पर भी एक पार्टी भी इनकी स्पष्ट बहुमत वाली नहीं बनी थी। और कांग्रेस इतने प्रांतों में इसलिए जीत गई क्योंकि कांग्रेस केवल हिंदू सभा नहीं थी, उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली थी और सभी को बराबर लेकर चलने वाली थी। यही कारण है कि आप देखो कि 482 सीटें, ये 482 सीटें अकेले जो है मुस्लिम क्षेत्र के लिए जो है ना वो निर्वाचन के लिए सेफ थी। इन 482 सीटों में भी जो है मुस्लिम लीग, इन 482 सीटों में भी जो है मुस्लिम लीग महज 58 सीट पर जीतती है। इन 482 सीटों में से केवल 58 सीटों पर ही मुस्लिम लीग आगे आई थी। और ये जो 3 सीटें है ना वो भी मुस्लिम लीग ने नहीं जीती। सिंध, पंजाब और बंगाल में मुस्लिमों का संख्या ज्यादा थी, लेकिन यहाँ पर पंजाब में तो यूनियनिस्ट पार्टी जीतती है, यानी पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, और बंगाल की जीतती है कृषक प्रजा पार्टी। अच्छा, बंगाल तो कांग्रेस का गढ़ था, ऐसे कैसे बंगाल में मतलब कांग्रेस की सरकार गठित नहीं हुई? तो इसका सीधा सा मतलब ये था कि कांग्रेस में जितने भी बड़े बड़े नेता थे ना वो जमींदार वाले व्यक्ति थे, वो जमींदारी रखते थे, जबकि बंगाल में कृषि सबसे ज्यादा होती थी। तो कृषि के लिए या कृषि वाले व्यक्तियों की बातों को उठाने के लिए वहां की कृषक प्रजा पार्टी थी। इसी कारण जो है इस बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी विजय होती है और जो जमींदारी वाली जो कांग्रेस सरकार है वो हार जाती है। तो हारने का कारण ये बताते हैं कि जमींदार वाले व्यक्ति जो है वो नहीं जीत पाते थे बंगाल में, क्योंकि बंगाल में कृषि सबसे ज्यादा होती थी और किसानों के लिए सबसे ज्यादा मांग जो है वो कृषि प्रजा परिषद या प्रजा पार्टी ने रखी थी, इस वजह से वो जीत गई। पंजाब में क्या हाल था? तो यूनियनिस्ट पार्टी जो कि आई थी तो वो भी इसमें जीत गई। इसके बाद ये स्पष्ट रूप से तो नहीं जीते थे, लेकिन बढ़िया मत इनको मिल गया था। बाद में मुस्लिम लीग का भी समर्थन मिलने से जो है मुस्लिम लीग ने इन 3 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। ठीक है, तो यहाँ होता क्या है, मेन ये होता है कि अब जो है जिन्ना साहब को समझ में आ गया कि हम जो है प्रांत में ही नहीं जीत रहे हैं, केंद्र में तो कहाँ जीतेंगे। तो यहीं से है ना जिन्ना के जमीन से मतलब पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो सोचता है कि अब हम जो है मतलब कुल मिला के ऐसा कोई मुद्दा नहीं रहा है जहां हम कांग्रेस से टक्कर कर सकें या कांग्रेस से लड़ सकें। तो फाइनली मतलब जिन्ना ने सोच लिया कि हमें जो है अब अलग राष्ट्र चाहिए। इसके बाद क्या होता है, जब ये 8 प्रांतों में कांग्रेस पार्टी जीती थी ना, भाई कांग्रेस जीत गई, अब कांग्रेस क्या बनाएगी? कांग्रेस जीत गई तो सत्ता में आएगी, प्रांतों में सरकारें बनाएगी। तो कांग्रेस जीतने के बाद भी है ना लगातार 3 महीने तक उन्होंने सरकारें नहीं बनाई। अब सरकार नहीं बनाने से क्या हुआ कि वहां की जो लोकल पार्टियां थी ना, तो उन लोकल पार्टियों ने अपनी सरकार बना ली। इसके बाद कांग्रेस आई थी और उन्होंने सरकार बनाई भी थी। ठीक है, तो कांग्रेस आती है और बनाती है, लेकिन इसी बीच क्या होता है कि 1939 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है और जापान लगातार जो है वो इंग्लैंड को पीछे छोड़कर जो है वो भारत की तरफ बढ़ रहा था। अब एक बात बताऊं, ये उस समय का मतलब इधर तो क्या बनाऊं मैं भारत, ये समझ लो कि
उस समय का जो ये भारत था, ठीक है, इसके बाद भी इधर से म्यांमार, रंगून इधर होते हुए, मतलब इस तरीके से इधर, यहाँ मान लो ये जापान है ना, और जापान इधर से धीरे धीरे रंगून, ये मलाया और इन द्वीपों पर कब्जा करते करते भारत के पास आ गया था। अब नेक्स्ट जो रंगून के बाद है ना, भारत का ही नंबर था, तो अंतरराष्ट्रीय दबाव पड़ा किन पर? ब्रिटेन पर। ब्रिटेन के राजा रूजवेल्ट, उस समय ना अमेरिका के राजा थे, मतलब डी रूजवेल्ट, ठीक है, तो उन्होंने है ना विंस्टन चर्चिल पर दबाव बनाया कि आप कुछ भी करो और भारतीयों को क्या करो, द्वितीय विश्व युद्ध में अपने साथ करो, वरना ये जापान जो है वो भारतीयों के साथ मिलकर ही जो है ब्रिटेन को खदेड़ देगा। क्योंकि अगर जापान चाहता है, जापान तो ये चाहता है कि अब क्या हो, रंगून तक तो जापान आ ही गया था, सुभाष चंद्र बोस जो है वो जापानियों के साथ थे, और दूसरी बात जापानी लोग चाहते हैं कि अब भारतीय जो है विद्रोह कर दें, ताकि अंग्रेजों को संभालना मुश्किल हो जाए, क्योंकि दो दो मोर्चे को कौन कैसे संभाल सकता है। जब भारत में भारतीय लोग विद्रोह कर देंगे और उधर से जापानी लोग मारेंगे, तो अंग्रेज जो है दो दो मोर्चे को नहीं संभाल पाएंगे। तो अंतरराष्ट्रीय प्रेशर बनाया गया, और यही कारण है कि विंस्टन चर्चिल ने जो है वो अगस्त प्रस्ताव लाते हैं 1940 में। और इससे पहले तो क्या है कि जो लॉर्ड लिनलिथगो है, ठीक है, उन्होंने बिना, जैसे प्रांतों में स्वायत्ता दे रखी थी, प्रांतों में स्वायत्ता दे रखी थी कि कोई भी काम करने से पहले प्रांतीय व्यक्ति को पूछना चाहिए। अब प्रांतों में क्योंकि कांग्रेस का गठन हो चुका था, तो वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो को प्रांतों से पूछना चाहिए था कि भाई हम जो है द्वितीय विश्व युद्ध में आपको शामिल करें या नहीं। लेकिन यहाँ वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने क्या किया, प्रांतों से कोई राय नहीं ली, प्रांतों को पूछा भी नहीं, और ये घोषणा कर दी सार्वजनिक कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत भी जो है वो ब्रिटेन के साथ रहकर जापानियों के विरुद्ध लड़ेगा। जब ये घोषणा हमारे कांग्रेस पार्टी ने सुनी तो इनको बड़ा धक्का लगा। इन्होंने कहा कि 1935 में आपने हमें भरोसा दिलाया था कि प्रांतों को जो है पूछकर निर्णय लिया जाएगा, ये जो वायसराय है ऐसे हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, तो आपने हमें क्यों नहीं पूछा। और अच्छा ठीक है, नहीं पूछा हमसे, तो अब हमारी ये राय है, यानी कि कांग्रेस ने ये कहा कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में आपका तभी साथ देंगे जब आप जो है हमें स्वतंत्र कर देंगे, यानी कि भारत को क्या कर दोगे, आजाद कर दोगे, तभी हम द्वितीय विश्व युद्ध में आपका साथ देंगे। लेकिन विंस्टन चर्चिल ने यह मांग जो है ठुकरा दी, और ठुकराने के बाद जो है वो कुछ छोटे छोटे प्रस्ताव लाए, अगस्त प्रस्ताव, जिसमें उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए, यानी कि अब भारतीयों को चॉकलेट बांटी जा रही थी, तो भारतीयों ने इसे अस्वीकार कर दिया। और जो हमारी जो 8 प्रांतों में जो जीती हुई कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस पार्टी जो 8 प्रांतों में जीती थी, तो इन्होंने जो है वो अपनी सरकार से इस्तीफा दे दिया। 1939 में तो द्वितीय विश्व वर्ल्ड वार शुरू ही हुआ था, और घोषणा हुई थी कि अक्टूबर 1939 आते आते कांग्रेस ने इन 8 प्रांतों से जो है वो इस्तीफा दे दिया। इन्होंने कहा कि हमें प्रांत में रहना ही नहीं है, और यही कांग्रेस की एक सबसे बड़ी गलती भी मानी जाती है। लेकिन उन्होंने अपने लेवल पर जो है 8 प्रांतों में जब इस्तीफा दे दिया गया, तो इसी के 2 महीने बाद 22 दिसंबर को जो है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। अब यहाँ क्या मना रही है, मुस्लिम लीग जो है वो मुक्ति दिवस मना रही है। वो कह रही है कि हमें जो है कांग्रेस से मुक्ति मिली, क्योंकि मुस्लिम लीग तो चाहती यही थी, उनको स्पष्ट बहुमत मिला नहीं था, वो तो खुद ही ये सोच रही थी कि हमारा होगा क्या, हमारे पीछे तो कोई है ही नहीं है। प्रांतीय चुनाव में हमने अपना लेवल देख लिया है कि 11 प्रांतों में से एक भी प्रांत में मुस्लिम लीग को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। पंजाब, सिंध और इन दोनों में भी उन्होंने गठबंधन से सरकार बनाई थी, अन्यथा वहां पर पंजाब में कौन जीत रही थी, यूनियनिस्ट पार्टी, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी, स्पष्ट बहुमत मिला था, वहां की लोकल सरकार ही थी वो वहां पे, तो और 8 में तो कांग्रेस बनाई चुकी थी। तो इस वजह से मुस्लिम लीग ने कहा कि अच्छा हुआ ये हट गए, और उन्होंने मुक्ति दिवस बनाया। उसी को जो है इसको क्या कहते हैं, मुक्ति दिवस भी कहते हैं, और धन्यवाद दिवस भी कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, धन्यवाद दिवस या धन्यवाद दिवस भी कहते हैं। कहते हैं कि इसी दिवस में जो है BR अम्बेडकर ने भी भाग लिया था
अंबेडकर का कहना था कि अगर वो जो हटी है यानी 8 प्रांतों में इस्तीफा दिया है तो कुछ भारत के लिए खास ही होगा। तो इस प्रकार से मुस्लिम लीग जो है मुक्ति दिवस मनाती है और धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है 22 दिसंबर को। तो 1937 का क्या हुआ था, ये प्रांतीय चुनाव था जिसने यह स्पष्ट कर दिया था कि मुस्लिम लीग जो है वो अब कभी सत्ता में नहीं आने वाली है। प्रांत में नहीं आई तो केंद्र में तो कब उसकी सरकार बनती। इसके बाद है ना 1940 का अगस्त प्रस्ताव आता है, 1942 का कृप्स प्रस्ताव आता है। तो अलग अलग मतलब प्रस्तावों के माध्यम से कांग्रेस को खुश करने की कोशिश की गई कि वो कैसे भी जो त्यों कैसे भी है ना वो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए मान जाए, राजी हो जाए। लेकिन हमने जो है अगस्त प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया, क्रिप्स मिशन को भी स्वीकार नहीं किया। देन 1846 का कैबिनेट मिशन आता है और उसमें हमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा और जो भी कुछ कहा गया कैबिनेट मिशन को भी हम पढ़ेंगे। उसके तहत फिर हमने अपनी भारतीय संविधान सभा के गठन किया था। वरना कांग्रेस का तो स्पष्ट कहना था हम द्वितीय विश्व युद्ध में कतई भाग नहीं लेंगे, हम द्वितीय विश्व युद्ध में तभी भाग लेंगे जब भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा और स्वतंत्र करने से पहले आप जो है अंतरिम सरकार का गठन करोगे, अंतरिम सरकार के गठन करने के बाद संविधान सभा की स्थापना करोगे। ठीक है, तो काफी कुछ सिखा के जाओगे, ये कहने का था। लेकिन फिर विंस्टन चर्चिल ने जब ये ठुकरा दिया तो उन्होंने भी कह दिया कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में आपका साथ देने वाले नहीं है। तो इसके बाद क्रिप्स मिशन वही क्रिप्स प्रस्ताव आता है, अगस्त प्रस्ताव आता है और कैबिनेट मिशन आता है। ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।